बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में 31 मई तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। आपदा प्रबंधन की बैठक में 15 दिन बढ़ाने का फैसला। 9 अप्रैल से चला आ रहा है चरणबद्ध लॉकडाउन। कोरोना की तीसरी लहर के प्रबंध को लेकर हुई चर्चा। बच्चों को तीसरी लहर से बचाने होंगे स्वास्थ्य प्रबंधन। लॉकडाउन में पूर्ववत रहेगी सभी पाबंदियां। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में सांसद ने जताई नाराजगी। सांसद ढाल सिंह बिसेन ने कहा, क्या मैं समिति का सदस्य हूं या नहीं, मुझे नहीं दी जाती जिले से बैठक की कोई सूचना। प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता जिला प्रशासन। चैम्बर ने प्रेस वार्ता में रखी बात, व्यापारी वर्ग को परेशान न करे प्रशासन। बिजली बिलों में दी जाए व्यापारियों को छूट। आर्थिक संकट के दौर में गरीबों पर न की जाए अतिक्रमण कार्यवाही। चैम्बर अध्यक्ष ने कहा, नरमी नहीं बरतेगा प्रशासन तो होगी हड़ताल। व्यापारी रोक देंगे जरूरी सामानों की आपूर्ति। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। लॉकडाउन की सुनसान सड़कों पर बेलगाम भागते भारी वाहन काल साबित हो रही हैं। एक दिन पूर्व ही धापेवाड़ा कुम्हारी के बीच सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई थी। वहीं रविवार की शाम कोसबी में तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवती को रौंदते हुए मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद घटना को लेकर कोसबी के निवासियों का आक्रोश फूट पड़ा और कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई। वर्तमान मई माह में अब तक 3 सड़क हादसे में 5 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। बालाघाट में यूं आए दिन होते सड़क हादसों में अब तक कमी नहीं हुई। बाईपास, रिंग रोड जैसे मुद्दे समय समय पर ऐसी दुर्घटनाओं के बाद सामने आते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में परिस्थिति इससे काफी अलग है, क्योंकि सड़कों पर आवाजाही न के बराबर है और इसी के बीच तेज रफ्तार बेलगाम भागते भारी वाहन सड़क से गुजरने वालों को मौत बांटते फिर रहे हैं। एक दिन पूर्व ही बालाघाट नैनपुर मार्ग पर धापेवाड़ा और कुम्हारी के बीच दुखद हादसे में 3 युवकों की जान चली गई। इन युवकों के अंतिम संस्कार के बाद अभी इनकी चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई कि बालाघाट शहर में उसी तरह का एक और भीषण हादसा हो गया। सरेखा वार्ड नंबर 5 की रहने वाली लगभग 30 वर्षीय युवती सपना कुम्मलवार, जो हनुमान चौक स्थित पराग मेडिकल में कार्य करती थी, वह प्रतिदिन की तरह कार्य से लौटकर अपने घर वापस जा रही थी। तभी सरेखा के महात्मा ज्योतिबा फुले चौक पर बेलगाम और तेज रफ्तार भागते 10 चक्का ट्रक क्रमांक CG04 MG 2629 ने उसे कुचल दिया। इस हादसे में सपना की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित कोसमी निवासियों ने इस घटना पर आक्रोश जताते हुए ट्रक में तोड़फोड़ की। यहां कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जबकि सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक कर्णेश श्रीवास्तव, नगर निरीक्षक MR रोमड़े, तहसीलदार रामबाबू देवांगन दलबल के साथ पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लेने का प्रयास किया। ट्रक टर्न ले रहा था और काफी स्पीड में था। किधर जा रहा था ट्रक? ट्रक जा रहा था बाईपास जी। रेपना मोबाइल रेक है आती, वहाँ पर जा रहा था बाईपास में। क्या घटना हुई थी? कुछ नहीं, लड़की ट्रक का टर्न लेना हुआ, लड़की का भी आना हुआ, ट्रक सामने के चक्के से लड़की को रगड़ते हुए चला गया आगे। तो यानी क्या, कहाँ जा रही थी लड़की? लड़की अपनी मेडिकल जा रही थी, मेडिकल में जॉब करती है, वो मेडिकल जा रही थी वो। अच्छा, और ट्रक बाईपास के? हाँ, ट्रक बाईपास जा रहा था। तो अभी लड़की की हालत? लड़की तो स्पॉट पे खत्म हो गई, पूरी तरह से उसका
पुलिस कर्मियों का कहना है कि वो यहाँ पे गलत बात है, यहाँ पर नहीं था कोई भी कोई नहीं लॉकडाउन है, खाली रेक पैंट के ट्रकों के लिए लॉकडाउन नहीं है यहाँ पे। एक चीज बताओ, हाँ शिनाख्त हो पाई है? हाँ हो गई है, फैमिली वाले भी आ गए हैं उसके। ट्रक वालों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। कुछ नहीं की है फाटक नाके के पास। अच्छा, ये जो एरिया है यहाँ पे हमेशा ही दुर्घटना की संभावना बनी है। संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि जो टर्निंग पे जो दीवार बनाई गई है ये बहुत गलत है, दुर्घटना को आमंत्रण दे रही है पूरी तरह से वो। अच्छा, यातायात वाले रहते नहीं रहते हैं? दिन में तो रहते, पर अभी जब एक्सीडेंट हुआ तब यहाँ पर कोई भी उपलब्ध नहीं था, कोई भी डिपार्टमेंट का कोई आदमी नहीं था यहाँ। 4 बजे के बाद यहाँ मांग पे ये कोई करते पुलिस हैं वाले नहीं रहते हैं। सभी लॉकडाउन जब है तो सभी लोगों के लिए समान हो, आने जाने ट्रकों का जो प्रवेश है 9 के बाद कर दिया जाए, या फिर जो भी करा जाए यहाँ पर ट्रैफिक की निगरानी में होना चाहिए। इन पुलिसकर्मी होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, उनकी निगरानी में यहाँ से आवागमन किया जाए बढ़िया। पर और ये जो एक मांग ये भी है कि जो टर्निंग पे जो दीवार बनाई गई है, जो टर्निंग से दिखता नहीं गाड़ी आने जाने का, उसको भी सुनिश्चित करें कि अच्छा करना है उसको। देखा जाए तो मई माह सड़क हादसों का काल साबित हो रहा है। अब तक 3 बड़े सड़क हादसे इसी तरह हुए हैं, जिसमें लॉकडाउन के सन्नाटे के बीच बेलगाम भागते ट्रकों ने 5 जिंदगियों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया है। 7 मई को हनुमान चौक में हुए सड़क हादसे में गर्भवती महिला प्रियदर्शिनी पति विशाल वर्मा की इसी तरह मौत हो गई थी, जबकि एक दिन पूर्व ही धापेवाड़ा में 3 युवकों की ट्रक ने कुचलकर जान ले ली। और अब पराग मेडिकल में कार्यरत सपना भी बेलगाम भागते ट्रक का शिकार हो गई। इस तरह मई माह के इन 15 दिनों में 3 हादसों में 5 लोग काल के गाल में समा गए हैं। सवाल उठता है कि लॉकडाउन में बेलगाम भागते इन भारी वाहनों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। जो घर में हैं वे तो सुरक्षित हैं, लेकिन जो किसी काम से घर से बाहर आ रही हैं तो वे इस तरह असमय मौत के मुंह में समा रही हैं। सरेखा तिराहे पर अभी एक सूचना मिली थी कि एक एक्सीडेंट हुआ है। ट्रक की चपेट में एक लड़की जो कि साइकिल से यहाँ पर निकल रही थी वो आ गई थी। तो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि शायद साइड से वो लड़की उसमें ट्रक से टकराई है, जिसकी चपेट में आके उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सर, लड़की कहाँ जा रही थी और ट्रक कहाँ से कहाँ जा रहा था, ऐसे कुछ? ऐसा पता चला है अभी, जो यहाँ के लोकल लोगों ने बताया है कि लड़की का नाम सपना कुंबलकर है, जो कि पराग मेडिकल में काम करती है और कोचनी में रहती है। तो वो कोचनी से निकल के पराग मेडिकल जॉब के लिए जा रही थी, ऐसा बताया। सर, लोगों का प्रतिपक्षों का कहना है कि जो वाहनों की जो चलने की जो है उसको नाइट में किया जाए। बिल्कुल, देखिए अपन लगातार आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ इस तरफ भी स्टॉपर लगे हैं, यहाँ भी स्टॉपर लगे रहते हैं और दिन भर समझाइश की ट्रक वालों से लगातार मीटिंग करके अपन समझाते रहते हैं, लेकिन कई बार ड्राइवर इस तरह की लापरवाही करते हैं जिसमें कि इस तरह की दुर्घटना। सर, वर्तमान में ड्राइवर क्या पकड़ा गया है, कैसा क्या? ड्राइवर अभी नहीं पकड़ा गया है, बट हमने उसके लिए क्लिनिक रवाना कर दी है और उसकी जल्दी से जल्दी पकड़ी। क्या ट्रक जब्त हो पाया है? क्या ट्रक जब्त हो पाया है? जी, ट्रक को जब्त कर लिया है मौके से। सर, यातायात जो पुलिस है इसकी कार्यप्रणाली पर हमेशा सवाल उठ रहे हैं और आज भी यही सवाल उठा है। लोगों का कहना है कि यातायात पुलिस ढंग से काम नहीं कर रही और यहाँ रहती ही नहीं चौराहे पे। क्या व्यवस्था नहीं की है क्या? देखिए, अभी आप देख रहे हैं कि देखिए हर जगह हम पुलिस लगा के रखते हैं, हर एक पॉइंट पर पुलिस रहती है। और इस समय तो आप शहर में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पुलिस रहती है। हम लेकिन इसमें कंट्रोल लेकर अभी शाम को आप जाते हैं, कोरोना कर्फ्यू का भी पालन कराते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स को जो है वो एक जगह पर इकट्ठा करके इसमें चालानी कार्रवाई और लोगों को रोकने का अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि खास पॉइंटों पे कम से कम एक नहीं कर सकते ना, एक सिंगल व्यक्ति भी तो खड़ा रख सकते हैं। बिल्कुल रहता है, सिंगल व्यक्ति हर एक पॉइंट पर रहता है, संविधान चौक पर भी रहता है, हनुमान चौक पर भी। नहीं, आज नहीं था बोलते ना, यहाँ पे जब यहाँ स्पॉट में इस पॉइंट पर नहीं था, इस पॉइंट से हमने हनुमान चौक पॉइंट पर बुला लिया था। आज वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा था तो यहाँ से कुछ देर के लिए वहाँ शिफ्ट किया गया था, बाकी उसके बाद वो फिर यहीं आ जाता है। ठीक है। जिले में कोरोना संक्रमण के भयावह होने के बाद चली आ रही चरणबद्ध लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू को फिलहाल राहत नहीं है। 9 अप्रैल से लगातार यह कोरोना कर्फ्यू जारी है, जिसकी तिथि को आगे बढ़ाया जा रहा है और 16 मई को हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में एक बार फिर इसे 31 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इसके पूर्व 12 अप्रैल से 22 अप्रैल एवं 23 अप्रैल से 16 मई और अब 17 मई से इसे 31 मई तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। कोरोना कर्फ्यू में पूर्व की तरह सभी पाबंदियां और नियम प्रभावी रहेंगे। कोरोना संक्रमण की स्थिति और इसे फैलने से रोकने के लिए चर्चा करने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए 16 मई को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से निर्णय लिया गया कि बालाघाट जिले में जनता कर्फ्यू आगामी 31 मई तक प्रभावी रहेगा।
बैठक के प्रारंभ में बताया गया कि बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या प्रतिदिन लगभग 100 के करीब आ रही है और अब अधिक संख्या में ठीक भी हो रहे हैं। जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों का पर्याप्त संख्या में इंतजाम किया गया है। अब जिले में कहीं पर भी कोरोना मरीजों के लिए बेड की कमी नहीं है। बैठक में बताया गया कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर घातक थी और अब हमें तीसरी लहर की चिंता करनी है, जिसमें बच्चों को सुरक्षित करने को लेकर प्रयास किए जाएंगे। बताया गया कि अगर तीसरी लहर में बच्चे कोरोना संक्रमण से प्रभावित होंगे तो उनके लिए बूढ़ी में कोविड सेंटर में तैयारी की जाएगी। इसी को लेकर बैठक में डॉक्टर BM शरणागत ने बताया कि जैसे ही दूसरी लहर का आना तय था, वैसे ही तीसरी लहर का आना भी तय है। कोरोना संक्रमण की ये तीसरी लहर बहुत अधिक घातक हो सकती है क्योंकि ये बच्चों को प्रभावित कर रही है। कोरोना को रोकने के लिए अब तक जो भी टीके बने हैं वो वयस्कों के लिए बनाए गए हैं, बच्चों के लिए इसका टीका उपलब्ध नहीं है। दूसरी लहर को आने देने में जो गलतियां हो गई वो अब आगे नहीं होनी चाहिए। राज्य मंत्री कावरे ने बैठक में कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिले में लागू कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करने में प्रशासन को समाज के सभी वर्गों का सहयोग मिला है। अब हमें कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए तैयारी करने की जरूरत है। बच्चों के संक्रमित होने पर उनके उपचार के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए, इस पर विशेषज्ञों से चर्चा कर शीघ्र निर्णय करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों की रोगी कल्याण समितियों की बैठक लेकर उन्हें सक्रिय करने की जरूरत है। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने बैठक में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के उप स्वास्थ्य केंद्रों के स्टाफ को शहरों के अस्पतालों में संलग्न न किया जाए, बल्कि उन्हें गांवों में ही काम करने दिया जाए। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बैठक में कोविड वैक्सीन टीकाकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क राशन वितरण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता बताई। बैठक के दौरान लांजी विधायक हिना कावरे ने भी कोविड वैक्सीन टीकाकरण को प्रभावी बनाने और आमजन में फैले भ्रम को दूर करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि विकासखंड स्तर पर कोरोना मरीजों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की जाएं, जिससे जिला चिकित्सालय पर अनावश्यक दबाव ना पड़े। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने सहित तहसील स्तर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता को लेकर अपनी राय दी। बैठक में सभी सदस्यों के सुझावों पर चर्चा के बाद तय किया गया कि बालाघाट जिले में जनता कर्फ्यू को आगामी 31 मई तक लागू रखा जाएगा। सभी सदस्यों ने बालाघाट जिले की जनता की सुरक्षा के लिए 31 मई 2021 तक जनता कर्फ्यू लागू रखने पर अपनी सहमति प्रदान की। बैठक में ये भी तय किया गया कि जिला प्रशासन जिले के सभी शासकीय और प्राइवेट चिकित्सकों से चर्चा कर कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों पर शीघ्र निर्णय लेगा। बैठक के विषय में जानकारी देते हुए राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने बताया कि जिले में कोरोना कर्फ्यू ही कोरोना संक्रमण को रोकने का एकमात्र उपाय है। आज जिले की जनता व्यापारियों ने कोरोना संक्रमण को रोकने में काफी मदद की है। यही कारण है कि बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का ग्राफ जिले में घटा है। इसलिए आवश्यक है कि इस संक्रमण की चेन को तोड़ने का प्रयास किया जाए। इसलिए आज जिला आपदा प्रबंधन की बैठक का आयोजन कर जिले में कोरोना कर्फ्यू को 31 मई तक बढ़ा दिया गया। जिले में जो स्थिति बनी थी, उस स्थिति को लेकर बालाघाट जिले के सभी जनप्रतिनिधि, सभी समाज के गणमान्य नागरिक, सभी धर्म के लोगों ने बालाघाट जिले कैसे सुरक्षित रहे उसकी चिंता की और उस चिंता के साथ में हमने बालाघाट जिले को उस क्राइसिस से निकाल के जो स्थिति थी उससे हमने 9% पर बालाघाट जिले की स्थिति को लाए हैं और उसका सीधा जो संकेत जाता है वो जाता है जनता कर्फ्यू पे। इस चैन को तोड़ने के लिए जिस प्रकार से बालाघाट जिले के जनता ने सहयोग किया उसके लिए मैं बालाघाट जिले के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज क्राइसिस की बैठक हमने इसलिए बुलाया था कि आने वाले समय में हम कैसे इस जनता कर्फ्यू को आगे बढ़ाएं या हम इस बालाघाट जिले को जनता कर्फ्यू से मुक्त करें। सभी लोगों ने एक सलाह से, एक आवाज़ से सारे जनप्रतिनिधियों ने कहा कि 15 दिन के लिए और इस जनता कर्फ्यू को आगे बढ़ाना चाहिए। जनता को बेहतर स्वास्थ्य होने के बाद हम धीरे धीरे वैज्ञानिक दृष्टि से इस ज़िले को खोलेंगे और अपनी सुरक्षा करते हुए अपने व्यवसाय भी चालू करेंगे, अपने निर्माण कार्य भी चालू करेंगे। इस प्रकार की सारी चर्चा होने के बाद हमने 31 तारीख तक के जनता कर्फ्यू को हमने आगे बढ़ाया है। वैक्सीनेशन का विषय आया कि वैक्सीनेशन कैसे करना चाहिए और वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन की तैयारी जो कमियां थी यहाँ पर उसको सुधार करने का विषय आया चर्चा में और हमने उसको सुधार किया है।
तीसरा विषय जो हमारे ध्यान में आया था कि जो हमारे अपने परिस्थितियां यहाँ की बनी हैं उस परिस्थितियों को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो समाज के लोगों ने कहा कि हम भी सहयोग करेंगे। तो सामाजिक रूप से भी, संगठनात्मक रूप से भी यहाँ के हमारे सारे व्यापारियों ने सहयोग किया है। सब लोगों ने कहा कि सहयोग करते हुए इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। आपदा प्रबंधन समूह की इस बैठक में विधायक संजय उइके, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती आर उमा माहेश्वरी, अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय, सिविल सर्जन डॉक्टर अजय जैन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, श्रीमती लता एलकर, बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय सेठिया, सुरजीत सिंह ठाकुर सहित अन्य अधिकारी और सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कोरोना संक्रमण काल में जिले की अनदेखी के बयानबाजियों से घिरे सांसद ढाल सिंह बिसेन का दर्द आपदा प्रबंधन की बैठक में झलका। उन्होंने बातों ही बातों में यहां तक कह दिया कि मुझे जिले से कोई सूचना नहीं दी जाती और जब आपदा प्रबंधन की बैठक होती है तो बुलाया नहीं जाता। उन्होंने गंभीर लहजे में कहा कि क्या मैं आपदा प्रबंधन समिति में कुछ हूं या नहीं, इस जिले का सांसद हूं या नहीं, अगर हूं तो मुझसे ऐसी बेरुखी क्यों। इसके पहले सांसद ने आपदा प्रबंधन की बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उनका कहना था कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाते हुए एएनएम और स्वास्थ्य कर्मी का सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही रहना सुनिश्चित कर प्रबंधन की बैठकें हुई, मुझे नहीं बुलाया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैं इस जिले का सांसद हूं या नहीं, अगर नहीं तो फिर आप मुझे ना बुलाया करें, अपनी मर्जी से फैसले ले लिया करें। आक्रोश भी लोगों का झेलना पड़ा। ये बात अलग था कि मेरे बाकी सारे लोग, चाहे वो ड्राइवर हो, घर में हो, सारे थे तो नहीं, पर आपके तरफ आज भी जब सूचना आई तो 9:30 बजे किसान मीटिंग है, तो मैंने परसों के दिन भी मंत्री जी से कहा था कि अब मेरे सारे लोग ठीक है, कोई बैठक होता बताना, मैं आऊँगा। फिर भी मुझे कोई आपके तरफ से कोई सूचना आती नहीं और मैं फिर विलेन के रूप में जैसे सांसद बालाघाट की जनता के बीच में पेश होता हूँ। ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। का विषय होगा, बात को ध्यान रखिए कि हमें यदि पिछले बार भी नहीं किया था, हम तो सब चीज़ को ढांकते हैं, आप तो रोज बात करते हैं, एसडीएम से बात करते हैं, पर आप क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्य हुए या नहीं। अभी भी आप देखिए सीएम साहब ने सूचना दी कि क्राइसिस मैनेजमेंट में सांसद अपने प्रतिनिधि नियुक्त करें, बालाघाट से कोई सूचना नहीं आई। सिवनी ने हमें तत्काल सूचना दी कि अपने जनपद में, जिला पंचायत में सारे जगह सब सदस्य नियुक्त करें और बालाघाट की कोई सूचना नहीं। तो मैं मान के चलता हूँ मैं सदस्य नहीं हूँ और मैं यदि अतिरिक्त भी आऊँगा तो मैं कहाँ घूमने जाऊँगा, किस जगह जाऊँगा, या तो मुझे अलग से कार्यक्रम बनाना पड़ेगा हमेशा। तो मेरे लिए सामूहिकता की बात करें तो सांसद को उसमें आप जोड़ें, यदि नहीं जोड़ते तो तब मैं काम करूँगा, फिर अपने हिसाब से काम करूँगा, तो प्रशासन अपने हिसाब से काम करे। तो ये ऐसा जब सारा क्राइसिस है तो एक दिखना चाहिए, अलग अलग नहीं दिखना चाहिए, कम से कम ध्यान दें। मैं बताना चाहता हूं कि मैं लगातार जिले के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रबंध में जुटा रहा और इसी बीच मेरे खिलाफ जिले की अनदेखी की बातें कही गईं और उसे भी मैंने झेला है। मेरा स्टाफ कोरोना संक्रमित था और मैं भी होम आइसोलेशन में रहते हुए चिंता में था, इस वजह से जिले का अधिक दौरा नहीं कर पाया। सांसद की इन बातों को सुनकर कुछ राजनीतिक पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन से कहा कि इस तरह एक जनप्रतिनिधि की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रख। जबकि इसी को लेकर सर्किट हाउस में वार्ता के दौरान उन्होंने दोहराया कि जिला प्रशासन द्वारा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता और मुझे लगता है कि वे बैठक में ना बुलाने के पीछे शायद आपदा प्रबंधन का सदस्य नहीं मानते। जबकि उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन के लिए भी काफी प्रयास किए गए, जब इसका शुभारंभ हुआ तो भी मुझे नहीं बुलाया गया। हुआ है, आपने कहा कि आपके प्रयासों से मैंने नहीं कहा कि मेरे प्रयास से हुआ। मैं आपको बता दूं, मैं जब सांसद बना उसके बाद मैंने जब यहाँ देखा रात दिन आपके पेपर में छपता था सीटी स्कैन मशीन, डायलिसिस मशीन। कितनी डायलिसिस है आपको? एक ही है अभी तो फिलहाल, एक 2 चल रही। मैंने कहा कि 4 और खरीदे, कलेक्टर से बैठक में कहा 4 और लिखिए। आपके CMHO का, CS को कहा आपके पास पैसा नहीं हो तो मैंने कहा DMF से खरीदिए। पर हमारा दुर्भाग्य ऐसा कि उस समय हमने जब कहा तो हमारे जो कांग्रेस के मित्र थे उन्होंने हमें 1 रुपये भी हमारे कहने से नहीं बांटा, ना इस तरह की चिंता करी उनने, तो बाकी सब चीज़ों की चिंता करी। अब तब नहीं कहोगे आप तो जब आपके पास इतना पैसा था तब आपने हॉस्पिटल ठीक करने का विचार क्यों नहीं किया? बालाघाट पैसे की दृष्टि से कमज़ोर नहीं है, कितना पैसा है आपके पास, जो चाहो आप सोचिएगा।
2 डायलिसिस मशीन है, हमारे पास सीलिंग 6 है, CT स्कैन है 3 साल पहले से, आज से नहीं पहले से। क्यों? एक एक चीज़ें हमको क्या चाहिए सब कराना चाहिए। आप क्या क्यों कहना, तो मैंने उसकी चीज़ें लिखा पढ़ी करी कि सब चीज़ें उनको करा जाए, परंतु वो नहीं हो पाया। मैंने डायरेक्ट बात करी होगी जो PPP मूड में जो चलाता है आपका डायलिसिस मशीन, भैया तू लगा कितने बार मैंने चर्चा करी होगी, पर वो कह नहीं सकता कि नहीं लगाने वाले का कारण क्या है। शुभारंभ कार्यक्रम में आपका नाम होना किस बात? ठीक है, चलता हम आए भी तो नाम काय पर रहेंगे, जो क्या लगता है कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, शासन प्रशासन आप प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं? यदि इस प्रश्न को पूछते हो तो मैं बिल्कुल हाँ कह सकता हूँ। मैं आपको बहुत साफ बता दूँ, आप जब इतने आरोप मुझ पर लगाए, मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि क्राइसिस मैनेजमेंट का मुझे सदस्य नहीं रखा और ना कभी मुझे बुलाया गया। तो मैं आता भी, तो मैं इसके पहले भी जब आता था तो अपने अतिरिक्त रूप से आकर के सारी बात करता था। क्या कारण मानते हैं आप सांसद जी इसको? मतलब आप अपने उनको विचार से बताएं, हो क्या सकता कारण है उनके मानते हैं? क्या दिमाग में आपको रहा, ऐसा लगता है कि आपसे कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो रही है या आपको पीछे मैं करने उन का सब प्रयास चीज़ों पे नहीं किया जाना जा रहा है? चाहता। में भी या कई कांग्रेस उद्घाटन पार्टी कोई हुए, बालाघाट के नेता है? का उद्घाटन हुआ ना, उसमें आपकी कहीं फोटो है ना आपके नाम का जिक्र तक किया गया वो है। प्रश्न आप उनसे पूछो। नहीं, आपको क्या लग रहा है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बाद में हमको तो सांसद पद से देखिए, हटाकर अपने वालों को लाने की फिराक में कुछ लोग हैं? हमारे पास पहली बात ऐसे सांसद प्रोटोकॉल जो होता है, दूसरे प्रोटोकॉल सांसद इतने काम रहते हैं कि जिसके अंतर्गत हम हमारी उपस्थिति हर जगह हो पाए, ये संभव नहीं है। कोरोना आपदा के बीच लॉकडाउन से गुजर रहे व्यापारियों के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आपदा प्रबंधन की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर राय रखी। वहीं चैम्बर के अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता लेकर व्यापारियों को छूट दिए जाने एवं प्रशासनिक सख्ती के बीच हो रही परेशानी को लेकर जानकारी दी, जिसमें प्रमुखतः इतवारी बाजार में छोटे दुकानदारों पर की गई अतिक्रमण की कार्यवाही को अनुचित बताया। प्रेस वार्ता में चैम्बर अध्यक्ष अभय सेठिया ने बताया कि उन्होंने आपदा प्रबंधन समिति में व्यापारियों के हित में कुछ सुझाव रखे हैं, जिसमें वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए दुकानें बंद हैं, लेकिन 2 महीनों के बिजली बिल दुकानों में पहुंच रहे हैं, जिनमें आगामी समय में बिजली कंपनी सरचार्ज लगाकर वसूल करेगी और व्यापारी परेशान होगा। उन्होंने बताया कि दूध की आपूर्ति होने में भी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं बड़े किराना दुकानदार जब छोटे दुकानदारों को सामान देने दुकान खोलते हैं तो उनकी दुकानों को प्रशासन सील कर देता है। यह सही नहीं है। उन्होंने आपत्ति जताई कि प्रशासनिक कार्यवाही में व्यापारियों को दिक्कतें आ रही हैं। यह व्यापारी भी ज़रूरत की सामग्री बेचकर एक अहम भूमिका में हैं। इन्हें भी फ्रंटलाइन वर्कर मानना चाहिए, इनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन प्रशासन जबरन कार्यवाही करता है। उन्होंने इतवारी बाजार में एक दिन पूर्व प्रशासनिक कार्यवाही में गरीब सब्जी विक्रेताओं के ठिये हटाए जाने की कार्यवाही को अनुचित बताते हुए कहा कि आर्थिक तंगी के इस दौर में लॉकडाउन के दौरान ऐसी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। व्यापारियों से अभद्रता और जबरन की जा रही कार्यवाही का चैम्बर विरोध करता है। अगर प्रशासन द्वारा नरमी नहीं दिखाई गई तो आगामी समय में जरूरत की सामग्री विक्रय की आपूर्ति रोक दी जाएगी और जिले में चैम्बर ऑफ कॉमर्स हड़ताल करने का कदम उठाएगा। लाइन वर्कर बोलते हैं आप, फ्रंट लाइन वर्कर बाकी जैसे बाकी लोगों को मान रहे हैं। व्यापारी जब इस समय पूरे समय में चाहे किराना हो, अनाज हो, फल सब्जी हो, उसके लिए घूम घूम के काम कर रहे हैं, ऐसे व्यापारी को भी फ्रंट लाइन वर्कर मानना चाहिए। इन 4-5 बातों की ओर मैंने आज उस आपदा प्रबंधन कमेटी में अपनी पूरी ताकत से बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आज बात रखा और यह बात निश्चित रूप से सभी लोगों ने कहा कि जैसे बिजली का बिल है, इस प्रकार के छोटे छोटे दुकानदारों के पास जो सामान की स्थिति है वो कैसे करेंगे और छोटे व्यापारी कैसे जिएगा। सब प्रकार के टैक्स तो उसी को भरना है, दुकान बंद है, दुकान का किराया देना है, बिजली का बिल पटाना है, कितने किस्म के टैक्स उसको पटाना, नगर पालिका के भी टैक्स उसको पटाना है। ऐसे समय में व्यापारियों को राहत प्रदान की जाए, ये मांग बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने किया है। जिस प्रकार से 2 दिन पहले से गुजरी चौक में गुजरी बाजार में जिस प्रकार से शासकीय अधिकारियों ने गलत शब्दों का उपयोग किया है व्यापारियों के बारे में, उसका भी पुरजोर हमने वहाँ पे विरोध किया है और बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलेक्टर महोदय को और यहाँ के जिला प्रशासन को, साथ में मंत्री और विधायकों को ये चेतावनी देता है, इस प्रकार की कार्रवाई यदि नहीं रोकी गई तो आने वाले समय में बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इतनी राहत सामग्रियाँ, अन्य सामग्रियों को वितरण भी रोकेगा और पूरे जिले में हड़ताल भी रहेगी इसके लिए। इसलिए पूरा निवेदन है कि ये बालाघाट जिले में जिला प्रशासन और सब लोग मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे समय में कुछ 2-4 लोग इस प्रकार की जो कार्रवाई कर रहे हैं उसका हम विरोध करते हैं।
कोरोना संक्रमण काल में स्वास्थ्य सुविधाओं वैक्सीनेशन को लेकर आ रही दिक्कतों को लेकर विपक्षी दल के कांग्रेस के विधायकों ने आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में अपनी बात रखी, जिसमें विधायक हिना कावरे ने लांजी में सोनोग्राफी मशीन न लगाए जाने को लेकर नाराजगी जताई। वहीं विधायक संजय उइके ने आदिवासी क्षेत्र में वैक्सीनेशन को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। आपदा प्रबंधन समिति के बाद चर्चा करते हुए लांजी विधायक हिना कावरे ने बताया कि बैठक के दौरान लांजी में सोनोग्राफी मशीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कार्यवाही नहीं की है, जबकि हम जिला चिकित्सालय पर अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं का बोझ कम करने के लिए क्षेत्र में विस्तार चाहते हैं, लेकिन विधायक निधि से राशि देने के बाद भी अब तक सोनोग्राफी मशीन नहीं लग पाई और प्रसूता महिलाओं को बालाघाट आना पड़ता है। लांजी हॉस्पिटल में विधायक निधि से जो है मैंने कुछ राशि दिया था आपके सोनोग्राफी मशीन के लिए, तो वो अभी तक परचेज नहीं हो पाई है। तो ये जो प्रोसेसिंग वाली दिक्कत है, क्योंकि अभी हम लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं उस निधि का उपयोग कर रहे हैं आने वाली तीसरी लहर की तैयारी के लिए। तो उसमें जो भी प्रोसेस होती है, तो हमारा यही था कि जो भी प्रोसेस होती है आप उसको फटाफट करिए, क्योंकि हम वो लहर के आने के पहले की तैयारी चाहते हैं। ये नहीं कि लहर आ जाए और हम तैयारी करते रहें। पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्थाओं की दिक्कत है, बस उसी को लेकर बातचीत हुई है और सब कुछ पॉजिटिव उसमें हुआ है। हम सब लोग मिलकर राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर काम करना चाहते हैं, ताकि हम लोग सब अपने अपने क्षेत्र को, अपने जिले को सुरक्षित रख पाएं और कोरोना से निपट सकें। क्या कारण बताया जा रहा है? इसी तरह विधायक संजय उइके ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने की आवश्यकता है। हम लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और जिस तरह कोरोना के मामले ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़े हैं, इसलिए हमें आदिवासियों तक वैक्सीनेशन पहुंचाना होगा और हमने इसके लिए विशेष तौर पर बात रखी है। आगामी समय में आदिवासी अंचल में वैक्सीनेशन को प्रभावी बनाया जाएगा। एक जो वैक्सीनेशन की बात अभी आ रही थी, वैक्सीनेशन के लिए आप लोगों ने खंड स्तरीय समिति बनाया है। मेरा एक सुझाव है उसमें खंड स्तरीय समिति में कि जो समिति अभी बनी है उसमें सामाजिक जो संगठन है वो सामाजिक संगठन के लोग नहीं हैं, क्योंकि हमको वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करना है, उनको समझाना है, तो उसमें उनकी अहम भूमिका हो सकती है। तो उनको भी जोड़ने मेरा एक सुझाव क्योंकि पॉलिटिकल ना हो, सामाजिक हो, क्योंकि जब तक आप सामाजिक सब लोगों को मिलाकर कोई नहीं आने वाला है। क्योंकि इसमें ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, एक पार्टी की नहीं, सब लोगों की, सरकार की नहीं, हम सब लोगों की लड़ाई है। तो इसमें हम सब लोगों के सहयोग में। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।